गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या आपके बड़े एग्जाम्स हो, सभी में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डिटेल क्लास को विस्तार से देखें और क्वेश्चन को भी समझते हुए सॉल्व करें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन है, भारत में एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? यानी कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। क्या ये ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच चलता है? ऑप्शन नंबर बी है 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच चलता है? ऑप्शन नंबर सी है 1 जुलाई से 31 जून के बीच का है? या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो हमारे वित्तीय वर्ष की व्याख्या कर रहा हो? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इतना तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमारा वित्तीय वर्ष कब से शुरू होकर के और कब समाप्त हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच हमारा वित्तीय वर्ष चलता है। पहले आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता था वो 1 जुलाई से 31 जून के बीच चलता था, लेकिन अब आरबीआई का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल 31 मार्च से ही चलता है। तो याद रखेंगे कि हमारे देश का वित्तीय वर्ष पूछे या आरबीआई का पूछे, दोनों का 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद हमने पहले भी पढ़ा है कि सकल घरेलू उत्पाद का क्या मतलब होता है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर हमारे घरेलू सीमा के अंदर जो भी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका जो अंतिम मूल्य होता है, उसी को हम जीडीपी में रखते हैं। उसमें भारतीय और गैर भारतीय दोनों के उत्पाद और सेवाएं शामिल किए जाते हैं। आपको पता है जीडीपी एमपी और एफसी 2 बातें होती हैं। एमपी मतलब होता है जो भी हमने उत्पादन किया वस्तु और सेवाओं के जो अंतिम मूल्य है वो बाजार मूल्य पे है। अगर आपको जीडीपी एफसी निकालना है तो आप जीडीपी एमपी में से माइनस मूल्य ह्रास करेंगे, माइनस अप्रत्यक्ष करेंगे, प्लस सब्सिडी करेंगे जो हमें सहायता मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर आपका जीडीपी एफसी आपको प्राप्त हो जाएगा। जीडीपी एफसी मतलब जो है सकल घरेलू उत्पाद ऑन फैक्टर कॉस्ट, यानी कि शुद्ध लागत पर। तो आपको बताना है बच्चों कि जीडीपी एमपी का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो व्याख्या कर रहा है। पहला है, एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को। तो अगर आपने अच्छे से व्याख्या सुना है तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसको तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होगा। दूसरा, एक देश के आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा किए गए कुल उत्पादन को। आपको बताना है बच्चों कि कौन सा आपका जीडीपी एमपी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर बी में है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी में है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर डी में है यानी कि सभी। यानी कि आपका ये ऑप्शन आपका सॉल्व हो मतलब जो है सेम हो गया है, इसलिए आप इसमें से बताएंगे कि कौन सा आपके जीडीपी का सही व्याख्या कर रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है। एक वित्तीय वर्ष के अंदर हमारी घरेलू सीमा के अंदर भारतीय या गैर भारतीयों के द्वारा उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं के अंतिम मूल्य को ही हम जीडीपी एमपी कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं, एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय, बिल्कुल सही है। एक देश के आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों और गैर निवासियों द्वारा किए गए कुल उत्पादन को, यानी कि दोनों ले सकते हैं। जो कुल उत्पादन किया जाता है उसी का लास्ट मूल्य तो होता है आपका जीडीपी। यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। यानी कि भारतीय और गैर भारतीयों द्वारा जो अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो अर्जित या उनका जो अर्जित आय होता है, उत्पादन कहें या अर्जित आय कहें, दोनों का जो अंतिम मूल्य होता है वही आपका जीडीपी एमपी होता है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा भी था कि घरेलू सीमा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, घरेलू सीमा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके पहले के क्लास में मैंने वो चीज़ें बताई हैं, वो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो दोबारा उसको देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपीएमपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर किसे कहते हैं? यानी कि बाजार मूल्य पर जीएनपीएमपी किसे कहते हैं? क्या एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर या बाहर केवल निवासियों द्वारा अर्जित आय को कहते हैं, या एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर या बाहर केवल निवासियों द्वारा किए गए कुल उत्पाद को कहते हैं?
आपको बताना है बच्चों कि आप जीएनपी एमपी का क्या मतलब होता है। जीएनपी के बारे में भी मैंने इसके पहले भी बताया था, और अगर आपने वहाँ पे ये चीज़ें नहीं ध्यान दी थी तो फिर से ध्यान दीजिएगा। जीएनपी का मतलब होता है इसमें सिर्फ भारतीय नागरिकों के वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पाद होता है उसका अंतिम मूल्य लिया जाता है, चाहे वो देश के बाहर हो या देश के अंदर हो। मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं हम जीएनपी। तो हम जीडीपी में प्लस करते हैं जो विदेशों से भारतीय आय भेजते हैं भारत में, और जीडीपी में से माइनस करते हैं जो हमारे देश से विदेशी भारत के बाहर भेजते हैं। यानी कि भारतीयों द्वारा भेजे गए आय को प्लस करेंगे और भारत से बाहर जो विदेशी भेजते हैं उसको माइनस करेंगे, और फिर आपका जीएनपीएमपी प्राप्त हो जाता है। और जीएनपीएमपी का मतलब है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद ऑन मार्केट प्राइस। अब इसे फैक्टर कास्ट में कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस है। मूल्यह्रास माइनस करेंगे, अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे, प्लस आप सब्सिडी को कर लेंगे, आपका जीएनपीएफसी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जैसे आप जीडीपीएमपी से एफसी पा रहे थे वैसे आप जीएनपीएमपी से एफसी को प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इजी मेथड है, एग्जाम में ये मेथड भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। और वैसे भी आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते पता होना चाहिए कि हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है और हमारा सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। अगर आप एक जागरूक प्राणी हैं तो कम से कम आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये 3 सब्जेक्ट के अच्छे नॉलेज हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने देश की स्थिति और अपने देश की पॉलिटिकल स्थिति के बारे में समझ सकते हैं और बढ़िया उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका बच्चों, आपको इसमें बताना था कि कौन सा सही है। तो आप देख रहे हैं सेम वही व्याख्या है, ये हमारे जीडीपी का व्याख्या है और ये हमारे जीएनपी का व्याख्या है। याद रखेंगे जो लास्ट उत्पाद होता है वस्तु और सेवा का, उसके अंतिम मूल्य को ही हम इंक्लूड करेंगे, चाहे वो जीएनपी हो या जीडीपी हो। तो आपका ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यहाँ कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का और आपके नॉलेज को मजबूत करने का, साथ ही आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करने का। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है कि जीएनपीएमपी को निम्न में से कौन सा कथन सही परिभाषित करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे हमने इसके बारे में ओवरऑल बताया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जीएनपीएमपी को सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। यानी कि यहाँ इसकी अलग व्याख्या है और यही व्याख्या यहाँ भी है। आपको देखना है कि वो व्याख्या कौन से स्टेटमेंट में छिपा हुआ है। पहला है जीडीपीएमपी प्लस विदेशों से प्राप्त भारतीय नागरिकों की आय को करेंगे माइनस गैर निवासियों द्वारा अर्जित सीमा के भीतर मतलब जो आय है इसको करेंगे। तो आपको बताना है बच्चों कि आपका कौन सा सही है। दूसरा है जीडीपी माइनस भारतीय नागरिकों द्वारा देश में भेजी गई आय को करेंगे प्लस विदेशी नागरिकों द्वारा जो भेजा गया है उसको हम जो है प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत की आर्थिक सीमा के भीतर जितना अर्जित आय है वो सब आपके जीएनपी में होता है। और डी है कि जीडीपीएमपी प्लस नागरिकों की आय प्लस गैर नागरिकों की आय करेंगे तो आपका जीएनपीएमपी हो जाएगा, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि सही हो। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका जीएनपीएमपी को व्याख्या कर रहा है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस की व्याख्या कर रहा है। आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आंसर को तलाशने का प्रयास करें, बहुत आसान है, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। आपको पता है कि चलिए एलिमिनेट करते हैं। मैंने कहा एलिमिनेट मेथड आपका बहुत अच्छा है। तो इनमें से एक है ये, अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आपको पता है, तो ये तो नहीं होगा, कोई नहीं। फिर कह रहा है जीडीपी में प्लस नागरिक आय और प्लस गैर नागरिकों की आय करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा कि एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, तो आपका 4 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 भारत की आर्थिक सीमा के भीतर, ये तो जीडीपी की बात कर रहा है, यानी कि आपका 3 भी एलिमिनेट हो गया। 2 क्या कह रहा है जीडीपीएमपी में से माइनस भारतीय नागरिकों द्वारा देश में भेजी गई आय। फिर कह रहा है कि प्लस जो विदेशी नागरिक अपने देश को भेजते हैं उसको करेंगे, नहीं, हम जो भारतीय नागरिक भारत में भेजते हैं उसको प्लस करते हैं और जो विदेशी नागरिक भारत से बाहर भेजते हैं उसको माइनस करते हैं। इसलिए आपका दूसरा भी नहीं होगा, आपका सही आंसर ए है, यानी कि फर्स्ट है जीडीपीएमपी प्लस विदेशों से प्राप्त भारतीय नागरिकों की आय माइनस गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर जो भेजी गई आय है, यानी कि बाहर जो भेजी गई आय है इसको हम इसमें जो है इंक्लूड करेंगे, यानी कि सीमा के बाहर भेजी आय।
ये हम माइनस कर देंगे, फिर आपका निकल करके आ जाएगा जीडीपी एमपी। बहुत ही आसान प्रोसेस है बच्चों, ये आईएएस के एग्जाम में आ चुका है, तो आई होप अब आगे से आपको दिक्कतें नहीं होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, घरेलू सीमा में शामिल नहीं होता है। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपके घरेलू सीमा में शामिल नहीं होते हैं? आपको बताना है बच्चों, इसमें से कौन सा है जो घरेलू सीमा में आपके शामिल नहीं होता है। पहला जलयान, दूसरा वायुयान, तीसरा विदेशों में स्थित दूतावास, चौथा विदेशों में स्थित सैनिक अड्डे, और आपका पांचवा इनमें से ऐसा कोई नहीं है। यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो शामिल ना हो, यानी कि सभी शामिल हैं। तो हमने आपसे क्वेश्चन भी किया था और आपको ये क्वेश्चन मिल भी गया है। तो अगर आपने अभी तक आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आपकी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको पता है किसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घरेलू सीमा में शामिल हैं। आपका जो जलयान है ये भी आपके घरेलू सीमा में शामिल है, या फिर मैं पहले आपको व्याख्या कर दे रही हूँ। आपके घरेलू सीमा में मैंने आपसे कहा था कि जो 12 नॉटिकल मील आपका जलीय क्षेत्र होता है जो आपके स्थल सीमा से लगा होता है वो आपके घरेलू सीमा में शामिल होता है। वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक कैमरॉन लाइन पाया जाता है, उस कैमरॉन लाइन तक की जो ऊंचाई होती है वो आपके घरेलू सीमा में होता है। अगर वहां से कोई भी अपनी फ्लाइट की उड़ान करेगा तो उसके लिए आपको टैक्स उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी हमारे विदेशों में स्थित दूतावास हैं वो भी आपके घरेलू सीमा में आएगा, और जो भी हमारे कहीं बाहर सैनिक अड्डे बनाए गए हैं वो भी आपके घरेलू सीमा होंगे। आपका जो वायुयान है ये भी आपके घरेलू सीमा में होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में उड़ रहा हो। उसके अंदर जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, जो उसका आखिरी मूल्य होगा आपके घरेलू यानी कि जीडीपी में जुड़ेगा। इसके अलावा जो जलयान है, शिप्स हैं, चाहे वो मालवाहक हो या व्यक्तियों को ढोने वाले हो, वो भी आपके घरेलू सीमा में आएंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके घरेलू सीमा में आएंगी, और यहाँ पे जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसका अंतिम मूल्य आपके जीडीपी में जुड़ेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें वो सारी चीज़ें हैं। आपका जलयान भी है, आपका वायुयान भी है, आपका विदेशों में स्थित दूतावास भी है, और विदेशों में स्थित सैनिक अड्डे भी हैं। सेम ऐसे ही दूसरे देश के लिए भी यही व्याख्या काम करता है, यानी कि हमारे यहाँ सेम यही व्याख्या आपके विदेशियों के लिए भी होगा। यानी कि आपके यहाँ जो भी सैनिक अड्डे होंगे, जो भी दूतावास होंगे, वो उस देश का घरेलू सीमा होगा जिसके यहाँ पे एम्बेसडर्स होते हैं, ये आपके घरेलू सीमा में आते हैं। और भी अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को व्याख्या करते रहेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा वैसे ही हम इसको और ब्रॉड स्तर से आपको बताते रहेंगे। तो आपको पता चल चुका होगा बच्चों कि कौन सा शामिल नहीं है। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो शामिल ना हो, यानी कि सभी शामिल हैं। ये सब आपके घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल होते हैं। नेक्स्ट है सकल मूल्य वर्धन जीवीए की अवधारणा की शुरुआत कब से आई है? भारत में जीवीए की अवधारणा कब से शुरू हुई है, या जीवीए को कब से हम अपनी गणना का विषय बना चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है वित्तीय वर्ष 2015-16 से, ऑप्शन नंबर बी है वित्तीय वर्ष 2016-17 से, ऑप्शन नंबर डी है 2017-18 से, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं है कि जिस दिन या जिस वर्ष हमने अपने जीवीए को गणना का विषय बनाया हो या मेथड बनाया है। तो आपको बताना है बच्चों कि जीवीए को कब से हमने गणना का अपने मेथड बनाया था। तो ऑप्शन में आपको जो भी दिए गए हैं इसी में से एक सही है, और आपका सही आंसर है 2015-16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, यानी कि कैसे मापनी है। कोई किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय आप कैसे मापेंगे? किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है या कैसे मापते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको ध्यान देना है। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे फार्मूला दिया है, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। पहला है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या। क्या ये मेथड है प्रति व्यक्ति आय निकालने का? या राष्ट्रीय आय बराबर प्रति व्यक्ति आय बटे में कुल जनसंख्या, या कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय बटे में राष्ट्रीय आय, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है बच्चों कौन सा तरीका है प्रति व्यक्ति आय निकालने का। तो ये मेथड भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आपको पता भी होना चाहिए कि हम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या, यानी कि टोटल जो आपका इनकम है इसमें हम जब टोटल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा राष्ट्रीय आय निकल करके आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को कैसे ज्ञात किया जाता है? कौन सा मेथड है आपके प्रति व्यक्ति
सकल घरेलू उत्पाद को ज्ञात करने का। तो इसमें आपका पहला आंसर है या पहला जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद बटे में कुल जनसंख्या, या दूसरा है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बटे में कुल जनसंख्या। तो आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा सही है। क्या सिर्फ पहला सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, या सिर्फ दूसरा सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आप ये बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा सही मेथड है। बिल्कुल यही मेथड है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय और बटे में कुल जनसंख्या। वैसे ही प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद बटे में आपकी कुल जनसंख्या, यानी कि टोटल उत्पाद में जनसंख्या से भाग दे देंगे तो आपका जैसे प्रति व्यक्ति आय निकल के आ रहा है वैसे आपका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, इसको आपको बिल्कुल रटना नहीं है, समझ लेंगे तो ये आसानी से आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को मापने की विधि कौन सी है। इनमें से कौन सी विधि है जो हम राष्ट्रीय आय को मापने में प्रयोग करते हैं। पहला है आय विधि, दूसरा है व्यय विधि, तीसरा है उत्पादन विधि और चौथा है कि सभी। तो आपको बताना है बच्चों कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधि कौन सी है, किस विधि के द्वारा हम अपने देश के राष्ट्रीय आय को मापते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो आपका सही है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ ये तीनों मेथड का उपयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, यानी कि आय विधि भी है, व्यय विधि भी है और उत्पादन विधि भी है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये तीनों तरीके हैं राष्ट्रीय आय को मापने का। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष क्या है। इनमें से कौन सा है जो आपकी राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष है। आधार वर्ष आप जानते हैं बनाया जाता है, आधार वर्ष या बेस ईयर किस लिए बनाया जाता है या किस आधार पे बनाया जाता है। तो जिस वर्ष में बढ़िया उत्पादन होता है, सामान्य उत्पादन होता है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा औसत से और ना ही बहुत कम, उस सामान्य वर्ष को ही हम आधार वर्ष बना लेते हैं और उसी को टारगेट बना के हर वर्ष उससे ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रोसेस में अगर हम बेहतर काम करते जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आधार वर्ष पहले 10 वर्षों के लिए बनाया जाता था, अब 7 वर्षों पे आधार वर्ष चेंज करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर सामान्य ईयर नहीं मिला तो 7 वर्ष से 8 वर्ष या 9 वर्ष या 10 वर्ष भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सामान्य वर्ष चाहिए जिस वर्ष एवरेज उत्पादन हुआ हो। आपको पता है कि हमारा जो इस समय आधार वर्ष चल रहा है वो कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन में आपको बताना है क्या 2007-8 है या 2004-5 है या 2010-11 है या 2011-12 है। तो आपको बताना है बच्चों कि आपका इस समय आधार वर्ष कौन सा है। तो आई होप आपको पता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आ जाता है। 2011-12 हमारा आधार वर्ष है और उसी हिसाब से अभी तक आधार वर्ष चेंज हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना की वजह से स्थितियां काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और इस वजह से अभी तक आधार वर्ष चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है आगे 1-2 वर्षों में आधार वर्ष चेंज किया जाए जिस वर्ष सामान्य उत्पादन हो। अभी तक इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिली है, इसीलिए आधार वर्ष हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो आपका जो आधार वर्ष अभी चल रहा है वो 2011-12 है। नेक्स्ट है किस वर्ष आरबीआई ने देश में आर्थिक गतिविधियों के मापन हेतु पुनः जीवीए के स्थान पर जीडीपी को उपयोग का निर्णय लिया है। आपने अभी पढ़ा कि जीवीए को हमने किस वर्ष अपना आधार मतलब जो है गणना करने का विधि बनाया है 2015-16, लेकिन उसको फिर से चेंज कर दिया गया है। अब जीवीए की जगह पे फिर से जीडीपी आ गया है जो हमारे आय को काउंट करने की मतलब एक मेथड है। तो आपको बताना है कि वो वर्ष कौन सा है जब हमने जीवीए को फिर से छोड़ दिया और जीडीपी को अपना लिया। यानी कि 2015 से पहले जीडीपी ही मेथड था काउंट करने का, राष्ट्रीय इनकम, फिर हमने जीवीए को अपना लिया 2015-16 में, लेकिन हमने फिर से उसको छोड़ करके जीडीपी को वापस जो है एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये कौन सा ईयर है जब हमने जीवीए को छोड़ दिया, यानी कि आरबीआई ने देश की आर्थिक गतिविधियों को जो है चेक करने के लिए अब जीवीए की जगह जीडीपी को फिर से अपना लिया है। तो ऑप्शन में है 2017, 2018, 2019 या 2020। आपको बताना है बच्चों कौन सा ईयर है जब हमने जीवीए की जगह पे जीडीपी को फिर से अपना लिया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 2018 सही आंसर है, यानी कि 15-16 और 17-18 मात्र 2 वर्ष का ही या 2 इकोनॉमिक ईयर में हमने जीवीए को गणना का विधि बनाया, लेकिन अब आरबीआई ने चेंज करके फिर से जीडीपी को शामिल कर लिया 2018 में। आरबीआई ने इसके रीज़न क्या बताया है। आरबीआई ने कहा कि विश्व की ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ज़्यादातर
ज़्यादातर जो आर्थिक संगठन हैं वो सभी जीडीपी को अपनाते हैं आर्थिक गणना के लिए, इसीलिए हम भी जीडीपी को ही अपनी आर्थिक गणना का बेस बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, 2018। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली मदें कौन सी नहीं है। इनमें से कौन सी मदें नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय इनकम में शामिल होती हैं। हम अभी बात कर रहे थे राष्ट्रीय इनकम किसे कहते हैं, जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय इनकम में शामिल कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी चीज़ें हम राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक जागरूक इंसान होने के नाते इतना तो पता ही होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें शामिल होंगी और कौन सी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होती। पहला है जीडीपी, दूसरा है सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवाएं, तीसरा है कंपनियों द्वारा दी जाने वाली लाभांश, चौथा है संसद सदस्य को दी जाने वाले भत्ते और पांचवा है विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा अर्जित आय और छठा है विदेशों से प्राप्त उपहार। आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो हमारे राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, जिसे हम अपने राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करते हैं, यानी कि बाकी सारे आपके राष्ट्रीय इनकम में शामिल होती हैं। तो आई होप आप अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं है। एक चीज़ याद रखेंगे, राष्ट्रीय इनकम का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ हमें फ्री में मिल जाए। इसका मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का एक प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई नई चीज़ बनाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट निर्माण करते हैं, चाहे वो बौद्धिक हो या वो आपका फिजिकल हो। तो आपको बताना बच्चों कि इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो नया उत्पाद नहीं है, कुछ नया नहीं बन रहा है। जैसे जीडीपी तो आपका है सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित 1 ईयर के अंदर जो भी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पाद होता है उसी को अंतिम मूल्य लेते हैं हम जीडीपी में, ये राष्ट्रीय इनकम का हिस्सा है। सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान करने वाली निःशुल्क सेवाएं, ऐसी सेवाएं जो सरकार निःशुल्क दे रही है लेकिन उससे भी कुछ उत्पादन हो रहा है। जैसे अगर फ्री में क्लासेस दे रही है, जो है शिक्षा दे रही है, तो उससे बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन रहे हैं, उत्पादन हो रहा है। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है तो लोग उससे बेहतर अपने स्वास्थ्य को गेन कर रहे हैं और अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि उत्पादन हो रहा है। और कंपनियों द्वारा दिए जाने वाला लाभांश, जो कंपनियां हैं जिनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिनके ऊपर कारपोरेट जो है उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, वो जो भी अपने उत्पाद का हिस्सा देते हैं उससे भी सरकार को इनकम हो रहा है, कुछ नया उत्पादन हो रहा है, राष्ट्रीय इनकम में शामिल होगा। संसद सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते, संसद सदस्य मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उस काम के बदले में उनको भत्ता दिया जाता है, यानी कि वो भी अपने मेहनत से उत्पादन कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, कुछ नई विचारधाराएं, कुछ नए कार्य कर रहे हैं और फिर उनको भत्ता दिया जा रहा है। ये भत्ता भी हमारे राष्ट्रीय इनकम में शामिल होता है। और विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा अर्जित आय, अगर विदेशों में भारतीय बैंक हैं और वो बेहतर कमाई कर रहे हैं, उनकी शाखाएं बेहतर कमाई कर रही हैं, तो उस आय को भी हम अपने राष्ट्रीय इनकम में शामिल करेंगे क्योंकि वो पैसे हमारे देश में आते हैं, इसलिए आपके ये भी शामिल है। लेकिन जो ये कह रहा है कि विदेशों से प्राप्त उपहार, अगर आपको कोई गिफ्ट दे दे, कोई उपहार दे दे, तो ये आपका कोई उत्पाद नहीं है बल्कि फ्री में बिना किसी मेहनत के मिला हुआ एक फायदा है जो आपके राष्ट्रीय इनकम में शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर जो 6 है यही सही हो जाएगा। विदेशों से प्राप्त उपहार को हम राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करते क्योंकि ये कोई उत्पाद नहीं है, ये हमें किसी काम के बदले नहीं मिला है बल्कि फ्री में मिला है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाने वाली मदें कौन सी हैं ऐसी जो राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं की जाती हैं। कौन सी मदें बतानी है बच्चों, इसमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होता है। यहाँ पे ये सारे शामिल थे, ये शामिल नहीं था, आपको इसमें बताना है कौन शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है एक होटल द्वारा क्रय की गई जो है सब्जियां, यानी कि यहाँ पे आपकी सब्जियां रहेंगी। एक होटल द्वारा की गई सब्जियां, क्रय की गई सब्जियां एवं अन्य उत्पाद। दूसरा, लॉटरी में जीता गया इनाम या धनराशि। तीसरा है भारत में विदेशों बैंकों द्वारा अर्जित आय, यानी कि भारत में जो विदेशी बैंक जो है आय अर्जित करते हैं ये। और आपका चौथा है एक गृहस्थ द्वारा अपने घर में किए जाने वाले कार्य एवं सेवाएं। और पांचवा है वैज्ञानिक खोज में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं। और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है इसमें जो कि शामिल ना हो, यानी कि सभी शामिल हैं। तो आपको बताना है बच्चों कि राष्ट्रीय आय में कौन से सम्मिलित नहीं की जाने वाली मदें हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि क्या कहीं किसी चीज़ से उत्पादन हो रहा है। अगर सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो आपके राष्ट्रीय इनकम में वो शामिल होगा। तो चलिए चेक करते हैं। एक होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियों,
एवं अन्य उत्पाद। क्रय मीन्स होता है खरीदना। एक जो होटल है, हम कहते हैं हमारे राष्ट्रीय इनकम में या जीडीपी में वो चीजें शामिल होंगी जो किसी वस्तु और सेवा का अंतिम उत्पाद होगा। क्या अगर होटल सब्जी खरीद रहा है ये अंतिम उत्पाद है? नहीं। जब वो उन सब्जियों को बना करके उपभोक्ता को बेचेगा, जो वहाँ पे लोग आएंगे उनको बेचेगा, तब वो अंतिम उत्पाद होगा, तब वो शामिल होगा। होटल और रेस्तरां द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो शामिल होंगी, लेकिन वो उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए जिन वस्तुओं को खरीद रहे हैं वो आपके राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं है, क्योंकि वो अंतिम उत्पाद नहीं है। अंतिम उत्पाद होगा तभी वो राष्ट्रीय इनकम में शामिल होगा। तो ये होटल अभी सब्जी और सामान खरीद रहा है, अभी इसको सेवाएं दे नहीं रहा, अभी ये लोगों तक पहुंचा नहीं रहा, इसलिए आपका अंतिम उत्पाद नहीं है। तो अंतिम उत्पाद मैंने आपको बताया जो लास्ट उपभोक्ता को प्राप्त होता है वो अंतिम उत्पाद होता है। जैसे मैं यहाँ से क्लासेस दे रही हूँ, ये अंतिम उत्पाद है, लेकिन अगर मैं यही चीज़ अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाती तो ये अंतिम उत्पाद नहीं होता। ऐसे ही आप देखेंगे जो होटल हैं वो सेवाएं जब प्रदान करेंगे वो अंतिम उत्पाद होगा, उसके पहले अगर सब्जियाँ खरीद रहे हैं तो वो अंतिम उत्पाद नहीं है। ऐसे मान लीजिए लोहा है, लोहे को गला करके आपने सरिया बनाया है तो वो अब मार्केट में बिक रहा है तो वो अंतिम उत्पाद है, लेकिन उसके बदले में आपने छोटी छोटी छड़ बना के रखी हैं तो वो अंतिम उत्पाद नहीं है, क्योंकि वो नहीं बिकेगा। जो चीज़ें लास्ट में उपभोक्ता तक जाती हैं वही अंतिम उत्पाद होते हैं और वही हमारे राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। तो पहला आपका राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है। दूसरा, लॉटरी में जीता गया इनाम एवं धनराशि। मैंने अभी कहा कि जो चीज़ें फ्री में मिल जाए, जो चीज़ें बिना मेहनत के, बिना किसी अलग मतलब कुछ बेहतर आपने उसके लिए काम नहीं किया, कोई उत्पादन नहीं किया, कोई प्रोसेस नहीं हुआ, वो आपके राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होता, चाहे वो लॉटरी हो चाहे वो उपहार हो, तो आपका दूसरा भी शामिल नहीं होगा। तीसरा, भारत में विदेशों बैंक द्वारा अर्जित आय, यानी कि जो भारत में विदेशी बैंक अर्जित कर रहे हैं वो हमारे राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होगा, वो हमारे जीडीपी में शामिल होगा। ये किस देश के राष्ट्रीय इनकम में शामिल होगा? जिस देश का ये बैंक होगा। जैसे हमारे यहाँ के बैंक अगर विदेशों में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ के बैंक अगर विदेशों में उत्पादन कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो वो हमारे राष्ट्रीय इनकम में शामिल होगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई विदेशी बैंक अगर वो कमाई कर रहा है तो वो हमारे देश की राष्ट्रीय इनकम में नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के जीडीपी में शामिल होगा और उस देश की राष्ट्रीय इनकम में शामिल होगा जिस देश का वो बैंक होगा। यानी कि भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित आय ये भी हमारे राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होगा, यानी कि पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। एक गृहस्थ द्वारा अपने घर में किए जाने वाले कार्य एवं सेवाएं, ये भी आपके राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होगा। यानी कि एक महिला अपने घर में खाना बना रही है, बर्तन धुल रही, झाड़ू पोछा लगा रही है, या एक पुरुष या महिला अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो राष्ट्रीय इनकम नहीं है। जब वो दूसरे को बच्चों को पढ़ाएगा और उसके बदले में उसको इनकम मिलेगा तब वो राष्ट्रीय इनकम में शामिल होगा। इसलिए आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और पांचवा है वैज्ञानिक खोज में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, खोज जारी है, प्रोसेस चल रहा है, अंतिम उत्पाद अभी नहीं आया है, यानी कि अभी राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होगा। जब वो खोज तैयार हो जाएगी, चाहे वो पेन का आविष्कार हो, चाहे वो मोबाइल का आविष्कार हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़ का आविष्कार हो, और वो मार्केट में आएगा तब वो बनेगा आपका अंतिम उत्पाद। यानी कि प्रोसेस में है चीज़ें, अभी ये अंतिम उत्पाद नहीं है, इसलिए आपका ये भी शामिल नहीं है। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आय मतलब आय में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं की जाती हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। इनमें से मतलब जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपकी जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन सी चीज़ें शामिल होती कौन सी नहीं। अब आपको रटना नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मैं बना सकती हूँ और वो आप उसमें उलझ सकते हैं, लेकिन उलझना नहीं है, बस इतना देखना है क्या ये अंतिम उत्पाद है। अगर अंतिम उत्पाद है तो राष्ट्रीय इनकम में शामिल होगा, अगर ये अंतिम उत्पाद नहीं है तो राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होगा। ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ कौन सी है, कौन सी परेशानियाँ होती हैं? क्या इतना आसान है राष्ट्रीय इनकम प्राप्त कर लेना, इतना आसान है राष्ट्रीय इनकम की गणना कर लेना, या समस्याएं भी होती हैं? तो आपको पता है इतने बड़े राष्ट्रीय इनकम को निकालने में, इतने बड़े राष्ट्रीय इनकम की गणना करने में बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी वो कठिनाइयाँ हैं। क्या पहला है, क्या अमौद्रिक वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निकालने में कठिनाई होती है? क्या राष्ट्रीय आय को मापने की अनेक विधियां हैं, इससे समस्याएं होती हैं? क्या राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव है, इससे कठिनाइयां होती हैं? क्या स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या है, इससे राष्ट्रीय इनकम में कठिनाइयां होती हैं? चलिए एक एक चीज़ को समझ लेते हैं, समझने के बाद आंसर दीजिएगा कि आपका सही आंसर क्या है। और ये लास्ट में है कि सभी। पहला है
अमौद्रिक वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो अमौद्रिक है, जिनका मुद्रा में हम मूल्य नहीं लगा सकते, उनका हम कैसे मूल्य, चूंकि मूल्य ही अंतिम उत्पाद का मूल्य ही हम इनकम में लेते हैं, चाहे वो सेवा हो या वस्तु हो। जब तक उसका अंतिम मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हम राष्ट्रीय इनकम में कैसे इंक्लूड करेंगे। तो ये एक समस्या है, अमौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का हम कैसे निकालेंगे जो है इनकम में। और राष्ट्रीय आय की मापने की अनेक विधियां, मैंने आपको बताया अभी भी, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, अब इतनी सारी विधियां हैं। अगर अलग अलग विधि से किसी चीज को आप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, और जब ये अंतर आ जाते हैं तो उन्हें सामंजस्य बिठाने में बड़ी समस्या होती है। तो आपका दूसरा भी है, बिल्कुल ये कठिनाई उत्पन्न करती है। तीसरा, राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव, ये आंकड़े जुटाना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। हर क्षेत्र की आंकड़े, हर जगह के आंकड़े, हर तरह के आंकड़े इकट्ठा करना और फिर राष्ट्रीय इनकम निकालना एक बड़ी समस्या है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और चौथा है स्टॉक में मूल्यांकन की समस्या। स्टॉक मतलब कि जैसे मैंने कहा, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसी का लास्ट मूल्य आप आंकेंगे। मान लीजिए इस वर्ष हमने किसी चीज़ का उत्पादन किया, बड़े पैमाने पे हमने मान लीजिए मार्कर बना डाले, और उस मार्कर का अंतिम उत्पाद, ये अंतिम उत्पाद है, इसका मूल्य हमने राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया। लेकिन ये पूरा का पूरा मार्कर उस ईयर में बिका नहीं, इसका स्टॉक पड़ा रह गया। आप जब ये नेक्स्ट ईयर में फिर से बिकने के लिए आएगा तो ये फिर से हमारे राष्ट्रीय इनकम में आ जाएगा, यानी कि हम इसको फिर से अपने राष्ट्रीय इनकम में गणना करने लगेंगे। अब इसको अगर हमें अपने राष्ट्रीय इनकम से हटाना है तो हमें ये चीज़ पता करना होगा कि ये इस साल का बना है या पिछले साल का बना है, क्योंकि उसी ईयर के हम वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पाद के मूल्य को लेते हैं। तो ये समस्या भी है, अगर स्टॉक में चीज़ें पड़ी रह गई हैं तो फिर से उनकी गणना ना हो जाए, दोहरी गणना ना हो जाए, तीसरी बार गणना ना हो जाए, कैसे हम इनको अलग करें, कौन सी चीज़ों को हम शामिल करें, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो आपको पता चल चुका होगा कि ये सारी चीज़ें समस्या हैं और रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है, ये समस्याएं हैं, हम अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें कठिनाई उत्पन्न कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में स्थित विदेशी बैंक की शाखा का आय किस में जुड़ेगा। आपको बताना है कि अगर कोई विदेशी बैंक भारत में वर्क कर रहा है तो उसका जो इनकम होगा वो किस में जुड़ेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपका क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, दूसरा स्टेटमेंट है भारत की जीएनपी में जुड़ेगा, और तीसरा है उस देश की जीडीपी में जुड़ेगा जहां की बैंक शाखा होगी, और चौथा है उस देश की जीएनपी में जुड़ेगा जहां की ये बैंक शाखा है। तो आपको बताना है बच्चों, अगर भारत में कोई बैंक की शाखा, विदेशी बैंक की शाखा वर्क कर रही है तो उसका जो इनकम होगा वो कहाँ जुड़ेगा। हमने इसके पहले ही बात किया है कि अगर भारत की घरेलू सीमा में कोई विदेशी व्यक्ति, विदेशी संस्था किसी भी सेवा या वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो वो भारत की घरेलू सीमा यानी कि जीडीपी में जुड़ेगा। तो आपका पहला सही है कि भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, यानी कि भारत की जीएनपी में नहीं जुड़ेगा। तो आप देखेंगे दो आपका इसमें है, ये नहीं हो सकता, दो आपका इसमें है, ये भी नहीं हो सकता। अब आपका बचा बी और सी, इस तरह से एलिमिनेट करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं कि भारत का तो क्लियर हो गया, ये उस देश की जीडीपी में जुड़ेगा जहाँ की ये बैंक शाखा है, या ये उस देश की जीएनपी में जुड़ेगा जहाँ की ये बैंक शाखा है। तो आप देख रहे हैं ये भारत में स्थित है, यानी कि भारत की घरेलू सीमा में उत्पादन कर रहा है, तो ये उस देश की घरेलू सीमा में तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये उस देश के बाहर है। तो आप देख सकते हैं कि उस देश की जीडीपी में जुड़ेगा जहाँ की ये बैंक शाखा है, तो बिल्कुल नहीं। आपका तीसरा भी एलिमिनेट हो गया। अब आप देखेंगे कि तीसरा इसमें है, यानी कि आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, भारत की घरेलू सीमा में उत्पादन कर रहा है तो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, और ये जिस देश की बैंक शाखा है उस देश में जो इनकम भेजेगा तो वो उसकी जीएनपी यानी कि राष्ट्रीय इनकम में जुड़ेगा। इसलिए आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पहला और चौथा। नेक्स्ट इसी पे आधारित है, अगर आपने इसको समझ लिया है तो ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमारे देश के खिलाड़ियों द्वारा अमेरिका में अर्जित आय किस में जुड़ेगा। मान लीजिए हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो विदेशों में या कहीं अमेरिका में गए और वहाँ पे उन्होंने कोई खेल खेला, उसमें उन्हें जीत हासिल हुई और वो जो उन्होंने वहाँ पे इनकम प्राप्त किया वो कहाँ पे जुड़ेगा। ऑप्शन में है भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, या अमेरिका की जीडीपी में जुड़ेगा, या भारत की जीएनपी में जुड़ेगा, या अमेरिका की जीएनपी में जुड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन है पहला और तीसरा, यानी कि भारत की जीडीपी और भारत की जीएनपी। फिर है ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा, यानी कि अमेरिका की जीडीपी और अमेरिका के जीएनपी। और फिर ऑप्शन है आपका दूसरा और चौथा,
यानी कि ये दूसरा और तीसरा है, अमेरिका की जीडीपी और भारत की जीएनपी, और यहाँ पे आपका सी नंबर है दूसरा और चौथा, यानी कि अमेरिका की जीडीपी और अमेरिका का जीएनपी, और लास्ट है तीसरा और चौथा, यानी कि भारत की जीडीपी और अमेरिका के जीएनपी में, भारत की जीएनपी और अमेरिका की जीएनपी। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए बच्चों, चाहे कुछ भी लिखा हो, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछा हो, अगर आपको पता है कि जिस देश की घरेलू सीमा में उत्पादन होगा वो चाहे किसी भारतीय मतलब उस देश के नागरिक द्वारा किया जाए या उस देश के किसी मतलब दूसरे देश के जो नागरिक हैं वहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर जिस देश की घरेलू सीमा में उत्पादन होगा वो उसी देश की जीडीपी में जुड़ेगा। फिर वो नागरिक जिस देश के हैं वो उनकी जीएनपी में जुड़ेगा, नागरिक जिस देश का है उसके जीएनपी में जुड़ेगा, और जिस देश में उत्पादन हो रहा है उसकी जीडीपी में जुड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ये खेल कहाँ खेला जा रहा है, अमेरिका में खेला जा रहा है ना, ये अमेरिका में खेला जा रहा है। अब ये चाहे अमेरिकी नागरिक खेले या भारतीय नागरिक खेले, ये अमेरिका के ही जीडीपी में जुड़ेगा। तो आपका अमेरिका की जीडीपी यानी कि दूसरा जिसमें होगा वही सही होगा, यानी कि इसमें दूसरा नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें भी दूसरा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब आपका बचा दो ऑप्शन। फिर अमेरिका की जीडीपी जो भारत की जीडीपी में नहीं जुड़ेगा बल्कि किसमें, अमेरिका की जीडीपी में जुड़ेगा, यानी कि जिसमें दूसरा है वही होगा, पहला तो होगा ही नहीं। फिर भारत की जीएनपी, और ये भी सही है कि भारत की किसमें जुड़ेगा, जीएनपी में, चूँकि नागरिक हमारे हैं, ये चाहे जहाँ भी उत्पादन करेंगे सेवाओं और वस्तुओं का, उनके द्वारा जो भी अर्जित होगा वो भारत में जो भी चीज़ें भेजेंगे वो भारत की जीएनपी में जुड़ेगा। लेकिन ये जिस देश की घरेलू सीमा में उत्पादन होगा उस देश के जीडीपी में जुड़ेगा। तो ये अमेरिका की जीडीपी में और भारत की जीएनपी में जुड़ेगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं किसमें है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3 बी में है, आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। बहुत आसान है, सिर्फ समझने की बात है। अगर आपने इकोनॉमी को समझ लिया है तो कैसा भी क्वेश्चन बने, कहीं से भी क्वेश्चन आए, कितना भी घुमा के आए, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और चाहे जैसा एग्जाम हो, चाहे जैसे क्वेश्चन हो, चाहे जैसे परिस्थितियाँ हों, आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छा लग रहा होगा सॉल्व करके। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे फिर हम नए क्लास में और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।